हेलो एवरीवन, वेलकम टू त्रिनेत्रा पीसीएस। तो आज हम बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का करने वाले हैं। 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए और जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं, जैसे एएसओ का एग्जाम आने वाला है, तो उसमें भी आपको ये उतना ही हेल्प करेगा जितना कि आपको बीपीएससी में हेल्प करेगा प्रीलिम्स में। तो कई बार हमको बहुत टेंशन होती है, इकोनॉमिक सर्वे कैसे करेंगे, इतना डेटा है उसको कैसे सिंप्लीफाई करें। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि इस डेटा को आपके लिए यहाँ पर सिंप्लीफाई हो सके और ये 6 से 7 पेजेस में आपका जो पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे है वो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है। तो अगले 20 से 25 मिनट में आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिए और इसको रिपीट कर सुनिएगा 2-3 बार, ताकि आपको जो है इजीली दिमाग में चीजें रिकॉल हो जाए। तो यहाँ पर जिन चीजों को मैं हाईलाइट करूंगी उस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वहां से सवाल पूछे जाने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस बार का बिहार इकोनॉमिक सर्वे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने प्रेजेंट किया। कब किया? तो बजट के जस्ट पहले 28 फरवरी 2025 को। 19th एडिशन है ये। दैट मीन्स कि हमारा पहला एडिशन जो था वो 2006 में आया था और सुशील मोदी ने इसको प्रेजेंट किया था। ये उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा ऑफ द बिहार इकोनॉमिक सर्वे इज द जीएसडीपी, यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसको दो प्राइसेस पे हम देखते हैं। पहला नॉमिनल प्राइस पे, यानी कि बिना इन्फ्लेशन एडजस्ट किए कितना है, जितना हमको दिख रहा है एक्चुअली में। और दूसरा रियल प्राइसेस पे, यानी रियल ग्रोथ कितना हुआ है, रियल जीएसडीपी, यानी इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद कितना हुआ है। तो नॉमिनल प्राइस पे अगर देखें तो 8,54,429 रुपए, 8,54,429, 854,429, जो कि 2011-12 से 3.5 गुना ज्यादा है। और 11-12 में कितना था नॉमिनल प्राइसेस पे? तो 2.47 लाख करोड़। इसको आप 8.54 लाख करोड़ भी याद कर सकते हैं। इतना ज्यादा घुसा के इसमें नहीं पूछेगा। पिछले साल से कितना इंक्रीज हुआ है? तो 14.5% का ग्रोथ जो है वो हमको देखने को मिला है। वहीं अगर हम इन्फ्लेशन एडजस्ट कर देते हैं कि रियल ग्रोथ कितना हुआ है बिहार में, तो वो हुआ है 4,64,540, जो कि 9.2% से बढ़ा है पिछले साल से। यही के साथ साथ हम देखते हैं कि बिहार जो है वो सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट बन गया है आफ्टर तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का कितना है? 9.69%, और बिहार का कितना है? 9.2%। तो इसको आप 9.7 याद कर सकते हैं और इसको तो 9.2 याद कर सकते हैं। ये दोनों डेटा आप भूलने का रिस्क नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पर कैपिटा जीएसडीपी की। तो पर कैपिटा जीएसडीपी यानी कि एक इंसान का कितना कंट्रीब्यूशन है, आपका मेरा कितना कंट्रीब्यूशन है एक साल के जीएसडीपी में। तो नॉमिनल पे हम एक साल में 66,828 रुपीज कंट्रीब्यूट करते हैं, और रियल प्राइसेस पे अगर देखें तो 36,333, यानी 66,828 और 36,333। एक चीज जो आपको देखने को मिलेगी, मान लेते हैं कि पूछ लेता है एक ही इस क्वेश्चन में कि रियल क्या है और नॉमिनल क्या है, तो लगभग लगभग डबल का अंतर जो है आपको देखने को मिलेगा रियल और नॉमिनल में। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ये करोड़ नहीं है, लाख नहीं है, ये सिर्फ 66,828, यानी एक साल में मात्र 66,828 रुपए का कंट्रीब्यूशन हम जीएसडीपी में कर पाते हैं, वो भी इन्फ्लेशन के साथ। और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि हमारे जीएसडीपी का कितना परसेंटेज जो है वो हम कैपिटल को फॉर्म करने में यूज करते हैं, तो वो है 39,986 करोड़, सॉरी 38,986 करोड़, जो कि 4.5% से बढ़ा है। अब बात करते हैं डिस्पैरिटी की। ये आपको ऑर्डर में अरेंज करने के लिए पूछ सकता है, नंबर्स तो पूछने जाने के चांसेस जो है वो कम है। तो ये 2022-23 का डेटा जो है वो इकोनॉमिक सर्वे में दिया है, 2023-24 का नहीं, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट जीएसडीपी के हिसाब से बहुत इजी है इसको गेस करना कि पटना है, दूसरा बेगूसराय है, और तीसरा जो है वो मुंगेर है। तीसरा जो है वो मुंगेर है। उसके बाद अगर बात करें पुअरेस्ट में, तो शिवहर सबसे कम है, फिर सीतामढ़ी, फिर अररिया। तो सब अगर आपको अरेंज करने के लिए आए, क्योंकि अभी 1-2 साल पहले ऐसा अरेंज करने वाला क्वेश्चन पूछा है, तो कम से कम पहला दो और आखिरी दो आपको याद होना चाहिए। पहला दो पटना और बेगूसराय, आखिरी दो सीतामढ़ी और शिवहर, जिसमें शिवहर सबसे लास्ट में है। वहीं अगर हम जीएसवीए देखें, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, की एक सेक्टर हमारे
जो हमारा वैल्यू एडेड है उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, टर्शरी सेक्टर सबसे ज़्यादा होगा 58.6%, फिर प्राइमरी सेक्टर 19.9 और फिर सेकेंडरी सेक्टर 21.5। तो टर्शरी का सबसे ज़्यादा है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। जस्ट जो हम लोग याद करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, उसको यहाँ पे रिवर्स कर दें। लेकिन अगर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें कि लोग सबसे ज़्यादा कहाँ इन्वॉल्व हैं, तो ये बिल्कुल पैराडॉक्स है। जहाँ पर सबसे कम कंट्रीब्यूशन है वहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा हैं। तो यहाँ से आपको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट याद आ जाना चाहिए कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या पढ़ते हैं हम, कि जब आप एम्प्लॉयड दिख रहे हैं लेकिन आपका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। तो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा 54.2, फिर टर्शरी सेक्टर में 22.2 और फिर सेकेंडरी सेक्टर में 11.3। तो सेकेंडरी में आपको इंडस्ट्रीज आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन आ जाएगा। इसके अलावा आपको जो चैप्टर 1 है उसमें बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है कि प्राइमरी में कौन से सेक्टर का सबसे ज़्यादा है, सेकेंडरी में कौन से सेक्टर का सबसे ज़्यादा है। इतना घुसा करके सवाल नहीं पूछता, और अगर उसको पूछना हुआ तो इतना किसी को भी याद नहीं रहता है, इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा स्टेट फाइनेंसेस। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3-4 चीज़ें हैं जो इसमें आपको याद करनी है। तो पिछले साल यानी 23-24 में हमारा एक्सपेंडिचर कितना था, तो 2.52 लाख करोड़ या 2,52,082 करोड़ आप याद कर सकते हैं, जिसमें रेवेन्यू 1.91 था और कैपिटल 0.62 था। इस साल का हमारा कितना था, तो हमने बजट वाले वीडियो में देखा था 3, 16, 8, 95। मैंने आपको याद करवाया था 3, 16, 8, 95। तो ध्यान रखना है ये 2, 52, 82 और वो 3, 16, 8, 95। फिर रेवेन्यू डेफिसिट हमारा कितना था, तो -0.3% जीएसडीपी। ये माइनस में क्यों है, क्योंकि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो हमारे रिसीट से कम था। तो जाहिर सी बात है कि हम रेवेन्यू सरप्लस में रहेंगे तो डेफिसिट हमारा नेगेटिव हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिस्कल डेफिसिट कितना है, 4.2%। टारगेट कितना होता है, 3%। किसके अनुसार, एफआरबीएम के अनुसार। तो फिस्कल डेफिसिट है हमारा 4.2%, यानी 35,660 रुपए का जो ये करोड़ का हमारा जो डेफिसिट है वो हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अगर प्राइमरी डेफिसिट की बात करें तो ये 2.1% है। तो अब फिस्कल डेफिसिट आपको फॉर्मूला भी पूछ सकता है। तो फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। इसमें हम बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, तो जो फिस्कल डेफिसिट होता है हमारा, उसमें हम इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस कर देते हैं कि अगर स्टेट कुछ लोन ले रही है कि हमको एजुकेशन पे इतना खर्च करना है, उसके लिए हमको बाहर से लोन लेने की ज़रूरत है, बैंक से या कोई फॉरेन कंट्री से, तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कोई भी आपको खैरात में तो पैसे देगा नहीं। तो जब इंटरेस्ट हम देंगे तो उसको, उस इंटरेस्ट को यहाँ से माइनस कर देंगे। इससे ज़्यादा आपको स्टेट फाइनेंसेस में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर। बहुत सारे स्कीम्स हैं इसमें, लेकिन ट्रिक ये है कि स्कीम्स बहुत इजी हैं, वो आपको इजीली याद हो जाएगा कि कौन सी स्कीम जो है वो किस चीज़ के लिए हो सकती है। तो एम्प्लॉयमेंट 75% है हमारा, जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स हैं, जैसे इसमें डेयरी और फिशिंग, ये सब इंक्लूड हो जाता है। जीएसवीए 20.2% है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी 1.42 है, जिसमें हाईएस्ट हमको सुपौल में देखने को मिलता है। और कितना लैंड बिहार में यूटिलाइज होता है एग्रीकल्चर के लिए, तो 54.6% जो है वो यूटिलाइज होता है। नेक्स्ट, कुछ डेटा है जो कि आपको याद करना है कि राइस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, रोहतास में, और रोहतास को ही हम राइस बोल ऑफ बिहार भी कहते हैं। राइस बोल ऑफ बिहार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है। वीट भी रोहतास, पल्सेस पटना, पटना, पी से पल्सेस। मेज पूर्णिया, शुगर केन वेस्ट चंपारण। मैक्सिमम यील्ड नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा। अब मखाना की बात करें तो देश का 85% मखाना जो है वो हमारे बिहार में हमको देखने को मिलता है। और लीची की अगर बात करें कि तो देश का 71% लीची जो है वो बिहार से देखने को मिलता है। राइस का प्रोडक्शन 21% से इंक्रीज हुआ, वीट का प्रोडक्शन 10.7% से इंक्रीज हुआ, मेज का प्रोडक्शन 66.6% से इंक्रीज हुआ। तो ये दोनों नहीं पूछेगा, पूछने का चांसेस इसको है। फिर क्रॉपिंग में अगर बात करें, एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा हम क्या उगाते हैं, तो सीरियल्स को हम सबसे ज़्यादा उगाते हैं, सबसे ज़्यादा वही खाते हैं, अनाज हम सबसे ज़्यादा खाते हैं, तो जाहिर सी बात है उसको ही उगाएंगे। ड्रॉट अफेक्टेड एरिया बिहार का कितना एरिया है, तो 20% हमारा ड्रॉट अफेक्टेड है। इरिगेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा है, तो ग्राउंड वाटर। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बन रहा है, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
नालंदा चंदी में बन रहा है वेजिटेबल्स के लिए, फ्रूट्स में फ्रूट्स और बीटल का बन रहा है वैशाली में, फ्रूट्स का देसारी और बीटल का बीडुपुर, बी से बीटल बी से बीडुपुर। और टी जाहिर सी बात है किशनगंज में कल्टीवेट होता है तो किशनगंज में ही होगा। नेक्स्ट अगर बात करें कि कहाँ पर किस चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जैसे हमने क्रॉप्स में देखा था वैसे ही हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स में देखेंगे। तो बनाना भागलपुर, लीची नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग मुजफ्फरपुर शाही लीची, मैंगो दरभंगा है, भागलपुर नहीं है, ध्यान रखेंगे भागलपुर का जर्दालू मैंगो को भले ही मिला है जीआई टैग, लेकिन दरभंगा में मैंगो सबसे ज्यादा होता है। अनियन नालंदा, पटेटोज पटना, पी से पटेटो पी से पटना हमने देख लिया, यहाँ भी पी से पटना पी से पल्सेस, यहाँ भी पी से पटेटोज पी से पटना। फिर फिश सबसे ज्यादा कहाँ होता है, मधुबनी। पूछे जाने के चांसेस, लीची आपसे पूछ सकता है, फिश आपसे पूछ सकता है कि कहाँ सबसे ज्यादा होता है। अब जो स्कीम्स यहाँ पे मेंशन है उसमें से क्या क्या आपको याद करना है, तो पराग आपको याद करना होगा किस चीज के लिए है, तो हनी और बी कीपिंग के लिए है, इसका फुल फॉर्म भी आप देख लेंगे। चौड़ विकास आपको याद करना होगा, ये भी फिशिंग के लिए है। बाकी गावे विकास नाम से पता चल रहा है किस चीज के लिए, तालाब मत्स्यिकी नाम से पता चल रहा है, प्लाटो पॉन्ड नाम से पता चल रहा है। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम, जाहिर सी बात है कि जलवायु अनुकूल कृषि करने के लिए होगा, तो ये 30 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जैविक कॉरिडोर, ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, कहाँ, तो 13 डिस्ट्रिक्ट में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट निकृष्ट पंप केनाल स्कीम, ये कौन सी नदी पे हो रहा है, तो ये कर्मनाशा नदी पे हो रहा है, और कहाँ, तो बक्सर में, चौसा जो है जहाँ पे बैटल ऑफ चौसा हुआ था वहीं पर। देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना, जो देसी ब्रीड्स हैं, ईस्टर्न गंडक केनाल सिस्टम और गंगा वाटर सप्लाई स्कीम। तो क्या क्या याद करना है, पराग याद करना है, चौड़ विकास याद करना है, जैविक कॉरिडोर और सीआर एपी का डिस्ट्रिक्ट याद करना है, और निकृष्ट पंप केनाल हमको याद करना है। इससे ज्यादा आपको एग्रीकल्चर में कुछ और करने की जरूरत नहीं है, 3-4 बार पढ़िए, अपने आप चीजें जो है वो एक पिक्टोरियल इमेज आपके, तभी इतने कलरफुल तरीके से लिखा है कि एक पिक्टोरियल इमेज जो है वो आपके दिमाग में आ जाए, ताकि जब क्वेश्चन आए ना तो लगे कि नहीं ये तो मैम ने करवाया है तो ये तो हमको इजीली याद है। नेक्स्ट एंटरप्राइजेस सेक्टर की बात करते हैं, तो 9.2% का ग्रोथ हमको देखने को मिला है। मैक्सिमम शेयर किसका है, एंटरप्राइजेस ही हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, ध्यान रखना है। ठीक है, पहले हमने प्राइमरी को देखा, अब हम सेकेंडरी को देख रहे हैं। मैक्सिमम शेयर किसका है, कंस्ट्रक्शन का, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग का। अब पूरे इंडिया की में इंडस्ट्रियल में कितना ग्रोथ कंट्रीब्यूशन है हमारा, तो मात्र 0.5%, यानी अगर 100 रुपए इंडस्ट्रीज से आते हैं पूरे इंडिया में, तो सिर्फ आधा रुपया जो है वो इंडिया से आता है। सेकेंड हाईएस्ट जीवीए फ्रॉम रूरल एस्टैब्लिशमेंट्स, लेकिन जो रूरल एरियाज में इंडस्ट्रीज हैं उनसे इंडिया में सबसे ज्यादा, अगर सेकेंड नंबर पे सबसे ज्यादा देखें तो बिहार से कंट्रीब्यूशन होता है, कितना, तो 8.8%। अब जो मेजर इंडस्ट्रीज जिसके बारे में हमारा इकोनॉमिक सर्वे बात करता है वो है शुगर, जिसमें रीगा शुगर मिल जो है उसका जिक्र किया गया है। ये कहाँ है, तो ये सीतामढ़ी में है। आपको ये पूछ लेगा रीगा शुगर मिल कहाँ लोकेटेड है, तो फिर हमको लगेगा पता नहीं कहाँ से पूछ लिया, ये सीतामढ़ी में है। जैगरी प्रमोशन स्कीम गुड़ के लिए, शुगर केन मैकेनाइजेशन स्कीम गन्ने के लिए। डेयरी इंडस्ट्री कॉम्फेड का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, 1983। टेक्सटाइल के बारे में कहता है कि पूरे बिहार में 14 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो हैंडलूम के लिए जाने जाते हैं, और 3 टाइप ऑफ सिल्क जो है बिहार में पाया जाता है, मलबरी, तसर और कैस्टर या ईरी सिल्क। और तस्सर सिल्क से अभी रिसेंटली बीपीएससी का जो एक आई थिंक डीएसओ का एग्जाम आया है उससे सवाल भी पूछा है उसमें कि जो भागलपुर है वो किस चीज के लिए जाना जाता है, और बीपीएससी ने तसर सिल्क को ही आंसर माना है। नेक्स्ट टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करता है, तो मैक्सिमम टूरिस्ट कहाँ से मिल रहे हैं हमको, तो राजगीर में हमको मैक्सिमम टूरिस्ट देखने को मिल रहे हैं। जाहिर सी बात है बुद्धिज्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, हिंदुइज्म के लिए फेमस है, इवन सिखिज्म के लिए भी फेमस है, तो इसलिए राजगीर इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बियाडा क्लस्टर, जो बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो 9 डिस्ट्रिक्ट में हमको इसका क्लस्टर पाया जाता है। कहाँ कहाँ, भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया, गया, बेगूसराय, पटना, दरभंगा, बिहटा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, मोतीपुर। याद करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं पूछेगा। नेक्स्ट अगर इनिशिएटिव्स की बात करें कि इंडस्ट्री के लिए कौन सा इनिशिएटिव्स लिया है सरकार ने, तो उद्योग मित्र जो असिस्ट करेंगे आपको अगर कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है, तो स्टार्टअप बिहार आपको युवा मॉडल पे वर्क करता है, तो आपसे पूछ लेगा युवा मॉडल किस चीज के लिए, फुल फॉर्म तो नहीं पूछेगा इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। तो युवा का है यस टू स्टार्टअप, एक्सेस टू सर्विसेज, ये सारा कुछ, लेकिन यहाँ पर युवा मॉडल जो है वो स्टार्टअप से रिलेटेड है।
ये इंपॉर्टेंट है कि 150 करोड़ का एक फंड बना रहे हैं हम, किसके साथ, तो सिडबी के साथ, इंडस्ट्रीज के लिए। नेक्स्ट, बिहार जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के इंडिया स्टार्टअप लिस्ट में बिहार को एस्पायरिंग लीडर के कैटेगरी में रखा गया है। दैट मीन्स कि बिहार में जो एंटरप्राइजेस इंडस्ट्री का ग्रोथ है वो बढ़ रहा है। अगला चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट। इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो बिहार में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, 55%, जिसमें से मेल 78.5 है और फीमेल 32% है। नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग। मेल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है तो जाहिर सी बात है कि मेल्स एम्प्लॉयड ज़्यादा होंगे। रूरल एरियाज में अगर बात करें तो 56% एलएफपीआर है और अर्बन में 46.3% है। कॉन्ट्रडिक्शन है, हमको जनरली लगता है कि अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम है और रूरल एरियाज में ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट बिहार में मात्र 3% है। हाँ, ये डेटा आपको शॉकिंग लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है कि हमारे गवर्नमेंट के अनुसार सिर्फ 3% लोग ही ऐसे हैं जिनको काम नहीं मिल रहा है। मेल 3.6% और फीमेल 1.4%। तो अब जाहिर सी बात है कि फीमेल का यहाँ कम होगा, क्योंकि फीमेल्स बहुत ज़्यादा काम ढूंढ ही नहीं रही हैं। वो घर के काम में उलझी हुई रहती हैं, इस वजह से वो बाहर काम नहीं ढूंढती हैं। तो अगर वो बाहर काम नहीं ढूंढेंगी तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं किया जाएगा। रूरल ज़्यादा है, रूरल कम है अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन ज़्यादा है। यहाँ पे आपको नहीं इतना पूछेगा, आप एलएफपीआर याद कर लीजिए, इसमें मेल फीमेल याद कर लीजिए और अनएम्प्लॉयमेंट याद कर लीजिए। हाँ, जो ट्रेंड मैंने बताया है कि मेल का कम है, फीमेल का ज़्यादा है, या मेल का ज़्यादा है फीमेल का कम है, रूरल का कम है अर्बन का ज़्यादा है, वो याद रखना है। टॉप एम्प्लॉयर मेल फीमेल दोनों के लिए एग्रीकल्चर है, जाहिर सी बात है। वेज डिस्पैरिटी भी है बिहार में, मेल्स को ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं अर्बन और रूरल दोनों एरियाज में। जॉब्स इनफॉर्मल डोमिनेट करता है, 80% लोग लगभग लगभग इनफॉर्मल सेक्टर में हैं। कौन सी स्कीम्स की बात करता है, तो कुशल युवा प्रोग्राम, रिक्रूट ट्रेन डिप्लॉय, डोमेन स्किलिंग, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। तो ये सब आपको इतना पढ़ लिया है कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। हाँ, क्या याद करना है, तो संकल्प याद करना है। संकल्प प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक द्वारा फंडेड प्रोग्राम है, किस चीज के लिए, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए। मेगा स्किल सेंटर कहाँ खुल रहा है, तो पटना में। तो पटना में एक हब होगा जिसके स्पोक्स होंगे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। तो हब एंड स्पोक मॉडल में एक मेगा स्किल सेंटर जो है वो खुल रहा है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कम डेटा है जो आपको याद करने की जरूरत है। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में पूरे इंडिया में बिहार का तीसरा सबसे ज्यादा ग्रोथ हुआ है, 7.6% का। फर्स्ट कौन है, यूपी है, सेकंड कौन है, कर्नाटका है। कितना हुआ है वो याद करने की जरूरत नहीं है। रोड नेटवर्क में अगर देखें तो बिहार को एट्थ रोड नेटवर्क एक एट्थ पोजीशन मिला है। मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन में फिफ्थ पोजीशन मिला है। अब यहाँ से आप याद करिए कि सारथी का जो हमने एग्जाम्पल देखा था, जो बजट वाले सारथी 4.0 में बिहार जो है वो फर्स्ट रैंक पे था। सेवेंथ है नॉन ट्रांसपोर्ट मोटर व्हीकल और रजिस्ट्रेशन में। और बिहार में प्रेजेंट में 36 भारतमाला प्रोजेक्ट। तो भारतमाला किसके लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और ये कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। वहीं अगर हम बात करें सागरमाला की, तो ये किसके लिए है, तो ये पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए है, वाटरवेज के डेवलपमेंट के लिए है। एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो साल दर साल हमारा जो एयर ट्रैफिक है वो 21% से बढ़ रहा है। तो हमारे अभी जो बजट था उसमें 6 नए एयरपोर्ट्स को भी जो है अलाउ किया गया है। उड़ान स्कीम के तहत भी अभी नए एयरपोर्ट्स बनने की बात हो रही है। तो ये सब चीजें जो है वो इंटरकनेक्टेड है। इससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि 2005 में कितना रोड था, अभी कितना हो गया है। इतना नहीं पूछेगा, इतना एग्जामिनर के पास भी टाइम थोड़ी है कि वो घुस घुस के आप पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेगा और फिर आपसे सवाल पूछेगा। बहुत बेसिक चीजें जो एक नजर में एग्जामिनर को दिखेंगी वो आपसे पूछेगा। नेक्स्ट, ई गवर्नेंस की बात करें तो टेलीफोन डेंसिटी बिहार में कितने लोगों के पास टेलीफोन है, 100 लोगों में से 55.39 है। इंटरनेट डेंसिटी की अगर बात करें तो 42.1% है। कितने पंचायत को इंटरनेट से कनेक्ट किया गया है भारत नेट के थ्रू, तो 100% है। भारत नेट आपको रिवाइज करना होगा। भव्य ऐप किस चीज के लिए है, तो ई हेल्थ यानी कि आईपीडी ओपीडी रजिस्ट्रेशन के लिए। अब कुछ इसमें इनिशिएटिव्स मेंशन है जो आपको बस नाम याद रखना है। जैसे एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स में सिंगल विंडो है फार्मर सर्विसेज के लिए। बिहान ऐप है क्रॉप और प्राइसेस को मॉनिटर करने के लिए। डीबीटी हो रहा है, हरित योजना है ऐप बेस्ड फार्म इक्विपमेंट एक्सेस के लिए। एक ऐप बनाया गया है कि आपको अगर आपको कुछ इक्विपमेंट चाहिए तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट, इमरजेंसी में अगर बात करें तो डिजास्टर पोर्टल बन रहा है रियल टाइम रिलीफ कोऑर्डिनेशन के लिए।
DSS यानी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, स्मार्ट डिजास्टर रिस्पॉन्स टूल, बीरपुर में एक सेंटर बन रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि बीरपुर में किस चीज के लिए सेंटर बन रहा है, तो R&D फॉर फ्लड प्लानिंग, फोरकास्टिंग सेंटर बनेगा जो कि प्रेडिक्ट करेगा फ्लड को 120 घंटे पहले, लगभग 120 घंटे पहले। नेक्स्ट अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो इतना नहीं पूछेगा। CCTNS फुल फॉर्म याद रखना है, क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्क एंड सिस्टम। उसके बाद नेटवर्क क्राइम एंड क्रिमिनल नेटवर्क ट्रैकिंग भी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट चक्र AI बेस्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग है, बिहार पुलिस यूज कर रहा है। टिस्को ट्रैफिक सिग्नल इंटीग्रेशन विद सिग्नल्स एंड सर्विलेंस एंड CCTV ऑपरेशन। तो ये टिस्को किस चीज के लिए है, ट्रैफिक के लिए। स्मार्ट CCTV होगा, स्मार्ट CCTV लगाया जा रहा है। इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, किस चीज के लिए, तो FIR लॉन्च करने के लिए। ई कोर्ट्स हैं, कोर्ट के ऑपरेशन को डिजिटाइज करने के लिए। फास्टर है, ये इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए, तो इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट जेल्स का। ई साक्ष्य वीडियो कैप्चर ऑफ एविडेंस, जो है कि अगर आपको एविडेंस वीडियोस के थ्रू कैप्चर करना है तो उसके लिए। और ई पंचायत किस चीज के लिए है, तो ये है डिजिटल फंड मैनेजमेंट पंचायत के लिए। इसके अलावा ई प्रिजन भी है, ये किस चीज के लिए है कि अगर प्रिजनर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है, मीटिंग बुक करनी है, तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। फास्टर किसके लिए है कि ऑर्डर्स जो हैं उसको इंस्टेंटली डिलीवर किया जा सके जेल्स में। वरना क्या होता है कि अभी ऑर्डर आया, ठीक है, अभी जेलर के पास नहीं पहुंचा है तो अभी रिलीज नहीं कर सकते हैं, ये इंस्टेंटली इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवर करेगा। अब एक फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बन रहा है बीरपुर में, सुपौल में, जो बीरपुर हमने पहले देखा था वहीं पे, जो कि होगा एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर R&D अंडर वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। इसके अलावा ग्रीन इनिशिएटिव्स क्या क्या है, तो FMIS फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए, वन मित्र ऐप नर्सरीज और प्लांटेशन को ट्रैक करने के लिए, बर्ड रिंगिंग मॉनिटरिंग स्टेशन बनेगा, मोबाइल बेस्ड बर्ड ट्रैकिंग। अब यहाँ से आपको याद करना है कि बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ है हमारा, तो ये भागलपुर में है। वुड पोर्टल है, वुड यूनिट्स के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। एजुकेशन के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, तो ई शिक्षा कोष को मेंशन किया गया है, जिसमें यूडाइस है। उसके बाद हमारा और भी चीजें हैं, जो पोषण योजना है उन सबको आप ट्रैक कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT कहाँ बन रहा है, तो बिहटा में बन रहा है, बक्सर में बन रहा है और मुजफ्फरपुर में बन रहा है। बिहटा कहाँ है, तो ये है पटना में, पटना के पास एक गांव है जहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बन रहा है। नेक्स्ट है हमारा पावर सेक्टर या एनर्जी सेक्टर। तो 100% हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन हमने कब अचीव कर लिया, तो 2018 में। पीक डिमांड 2024 में 8005 मेगावाट। पर कैपिटा कंजम्पशन, ये इंपॉर्टेंट है, 363 किलोवाट यूनिट, आप किलोवाट आवर यूनिट नहीं याद करेंगे। कंज्यूमर्स जो है वो 2012 के कंपैरिजन में 7 गुना बढ़ गए हैं। और टोटल कैपेसिटी कितनी है, कितना सरकार प्लान करती है जनरेट करने के लिए, तो 12,098 या 12,058 मेगावाट, जिसमें से थर्मल ज्यादा होगा ऑब्वियसली 66.6%, और बचा हुआ जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, सोलर एनर्जी का टारगेट क्या है हमारा, तो 1 गीगावाट का टारगेट जो है हम रखते हैं कि हमको प्रोड्यूस करना है। इसमें से अभी सिर्फ और सिर्फ 50 मेगावाट ही हम लोग अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर था रूरल डेवलपमेंट। उसमें जाहिर सी बात है, जहां भी ग्रामीण विकास की बात होगी आपको जीविका जो है वो याद रखना होगा। तो 10.63 लाख SHGs हैं जीविका के अंडर रजिस्टर्ड। ये जब हमने स्कीम्स वाला किया था उसमें भी डिस्कस किया था। एक ब्रांड है ग्रीन डिलाइट्स, तो जीविका जो भी चीजें उगाएंगी, जो भी प्रोड्यूस करेंगी, उसको ग्रीन डिलाइट्स ब्रांड के अंडर बेचा जाएगा। तो अगर आपसे पूछ लेगा बस कि ग्रीन डिलाइट्स ब्रांड किस चीज से एसोसिएटेड है, तो आपको याद रखना है जीविका से एसोसिएटेड है, और आपसे घुसा घुसा के नहीं पूछेगा। ठीक है। रूरल डेवलपमेंट पे हमारा एक्सपेंडिचर कितना था, तो 23-24 में 10.35% और 24-25 में 9.72%। ग्राम पंचायत कितने हैं बिहार में, 8053, और पंचायत समिति कितनी है, तो 533। नेक्स्ट मनरेगा की बात करें, जो 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट होता है, तो सबसे ज्यादा जॉब कार्ड कहाँ हो रहे हैं, ईस्ट चंपारण और समस्तीपुर में। SC का पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा कहाँ है, तो गया, औरंगाबाद और सुपौल में, साउथ बिहार के डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पर आपको SC का पॉपुलेशन भी ज्यादा देखने को मिलेगा। डिमांड सबसे ज्यादा कहाँ है, तो जहानाबाद, शिवहर और सहरसा में। 100 डेज किसने अचीव किया, तो शिवहर और सहरसा ने। और विमेन का पार्टिसिपेशन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट में 50% से ज्यादा है, क्योंकि जनरली डिस्ट्रिक्ट में काम करने वाली जो होती हैं वो औरतें ही होती हैं, मर्द जो है वो बाहर चले जाते हैं, इसलिए। नेक्स्ट
अब जब ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं तो शहरी विकास की भी बात करेंगे। तो बिहार में अर्बनाइजेशन का रेट कितना है? तो 11.3%। ये 2011 का डेटा है, अब तो चेंज हो गया है, 13 पॉइंट समथिंग परसेंट हो गया है, लेकिन आपको यही याद रखना होगा जो सेंसस में दिया गया है। नेशनल एवरेज कितना है? 31.2। तो बिहार बहुत धीरे धीरे शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है। अर्बन बजट जबकि हमारा 227% से बढ़ा है, बहुत बड़ा ग्रोथ है, इसका हमको ध्यान रखना है। पटना और गया में सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ है। 4 स्मार्ट सिटीज हैं बिहार में, एक तो हमारा कैपिटल है, दूसरा भागलपुर है, तीसरा मुजफ्फरपुर है, और तीसरा बिहार की पॉलिटिक्स को अगर आप जानते होंगे तो बिहार शरीफ हमारे चीफ मिनिस्टर का डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट पटना मेट्रो की बात करें तो ये 2025 में ऑपरेशनल हो जाएगा। अगर आप पटना में रह रहे हैं तो आपने जरूर इसको देखा होगा अभी तक। नया मेट्रो जो है वो कहाँ बनेगा? तो गया में बनेगा, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में और दरभंगा में, जिसमें मुजफ्फरपुर में सरकार का ये कहना है कि 2029 तक ये ऑपरेशनल होने की संभावना है। अगला जो चैप्टर है वो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो बैंक वगैरह से रिलेटेड है। तो कितने बैंक ब्रांचेस हैं हमारे पास? तो 8045 बैंक ब्रांचेस हैं, जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक सबसे ज्यादा है, फिर रीजनल रूरल बैंक हैं, और फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, फिर आगे जो उतना ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कितना है, कि कितना सरकार जो है वो लोन दे रही है, क्रेडिट दे रही है, वर्सेस कितना हम डिपॉजिट कर रहे हैं, लोन बाय डिपॉजिट, तो वो है 56.3%। यानी कि 100 रुपए अगर हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो 56.3 जो है उसमें से बैंक किस चीज के लिए खर्च कर रही है? लोन देने के लिए। पूर्णिया में सबसे ज्यादा है, मुंगेर में सबसे कम है। हाईएस्ट, लोएस्ट। मोबाइल बैंकिंग यूजर्स की बात करें तो 239% से इंक्रीज हुए हैं, इंटरनेट बैंकिंग 169% से। एनपीए ये नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है। एनपीए कितना है? तो कमर्शियल बैंक्स जो प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, उसमें 5.9% है, लेकिन रीजनल रूरल बैंक्स में 23.8% है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट। इससे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। 2011 के सेंसस के हिसाब से हमारा टोटल पॉपुलेशन कितना है? 10.41 करोड़, लेकिन कास्ट सेंसस 2023 के हिसाब से 12.7 करोड़। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? तो 1307 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। एस्टिमेट किया गया है कि 2041 में जब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को अचीव करेंगे कि उसके बाद बिहार का पॉपुलेशन जो है वो घटना स्टार्ट होगा, तब तक बिहार का पॉपुलेशन 15.34 करोड़ हो जाएगा। ओवरऑल सोशल सर्विस में सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर हुआ है, 13 टाइम्स बढ़ा है, और हेल्थ में भी 13 गुना बढ़ा है, लेकिन एजुकेशन में 10 गुना बढ़ा है। तो हमने बजट में भी देखा था कि सोशल सर्विसेज से सरकार सबसे ज्यादा खर्च कर रही है, फिर जनरल सर्विसेज से, और फिर इकोनॉमिक सर्विसेज से। अब ये सारा डेटा जो है ये आपको याद रखना है। क्या है? तो सबसे पहला टोटल फर्टिलिटी रेट 2020 का डेटा है, ये बिहार में 3.8 है, इंडिया में 3.1 है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 27 है, गोल है 25। ये पर 100 में हम बात कर रहे हैं, पर 1000, 100 नहीं 1000। नेक्स्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक इंसान कितना जीता है? तो 69.5। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज 86.7, यानी 100 में से 86 महिलाओं की जो डिलीवरी है वो हॉस्पिटल में जाकर के होती है या कोई इंस्टीट्यूशन में जाकर के। लिटरेसी रेट कितना है? तो 61.8%। मेल का कितना है? तो 71.2%, और फीमेल का 51.5%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारा डेटा आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट चाइल्ड डेवलपमेंट। तो बिहार में चाइल्ड बजट हमने देखा था कब आया था? 2013-14 में। 5% अपने जीएसडीपी का हम चाइल्ड डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं, बजट का टोटल 18% खर्च करते हैं। और अगर चाइल्ड की पॉपुलेशन की बात करें तो 48% पॉपुलेशन, यानी लगभग लगभग आधी पॉपुलेशन बिहार की जो है वो चाइल्ड से आती है, यानी 0 to 18 ईयर्स के लोगों को हम चाइल्ड कंसिडर कर रहे हैं, जो कि इंडिया के बच्चों का 11% है। इसके अलावा अनीमिया, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। तो 6 से 59 मंथ के बच्चों में 70% बच्चे ऐसे हैं, या 69% बच्चे हैं जिनमें अनीमिया होता है। स्टंटिंग 42.9, अंडरवेट 41.0, और वेस्टिंग 22.9। ये सवाल पूछे जाने के चांसेस जो है वो कम है। मिशन वात्सल्य किसके लिए है? तो चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के लिए, और हेल्पलाइन क्या है? 1098। नेक्स्ट एनवायरनमेंट, जो हमारा लास्ट चैप्टर है, यानी 14th चैप्टर है हमारे इकोनॉमिक सर्वे का। तो पिछले साल पूछा ग्रीन बजट कब इंट्रोड्यूस किया गया? 2020-21 में। फॉरेस्ट कवर, जो आईएसएफआर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 है, उसके अकॉर्डिंग बिहार में फॉरेस्ट कवर 683 किलोमीटर स्क्वायर से बढ़ा है। एवरेज रेनफॉल 1004.6 मिलीमीटर है, या इसको आप 100.46 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। मैक्सिमम कहाँ है? किशनगंज में, और लोएस्ट कहाँ है? कैमूर में।
तो के आप याद कर सकते हैं, किशनगंज सबको याद रहता है, कैमूर रोहतास में कंफ्यूजन होता है। बिहार का तीसरा जू बनने जा रहा है कहाँ, तो रानीगंज बायोलॉजिकल पार्क अररिया में। इसके अलावा गया में भी जू बनने जा रहा है, सासाराम में भी जू बनने जा रहा है। ब्लैक बक रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन सेंटर, ब्लैक बक सलमान खान सबको याद होगा, ये कहाँ बन रहा है, तो ये नवानगर बक्सर में बन रहा है, और नवानगर में ही बिहार का स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बन रहा है। नेक्स्ट, ये सारे इनिशिएटिव्स आपको याद रखने हैं। पहला, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बन रहा है, पूरे इंडिया का और एशिया का, तो पटना में बन रहा है। बर्ड रिंगिंग स्टेशन एंड मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ बन रहा है, भागलपुर में, हमने ऊपर भी देखा, जो कि पूरे इंडिया का चौथा ऐसा स्टेशन है। घड़ियाल इंक्यूबेशन कम इंटरप्रिटेशन सेंटर कहाँ बन रहा है, बेतिया वेस्ट चंपारण में। घड़ियाल कौन से नदी में पाया जाता है, तो गंडक नदी जो है वहां पे हमको घड़ियाल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो इसीलिए यहाँ पे बन रहा है। नेक्स्ट, टर्टल रिसर्च एंड मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ बन रहा है, तो ये अररिया में बन रहा है। नेक्स्ट, कार्बन स्टॉक की अगर बात करें, ये नहीं पूछेगा, वेरी लीस्ट चांसेस, तो ये 58,451 टन है, 51,000 टन है मैक्सिमम। ये पूछ सकता है कि मैक्सिमम कार्बन स्टॉक कहाँ है, तो 63% जो है वो सॉइल में है। नेट जीरो गोल क्या है बिहार का, 2070। क्लाइमेट सब टाइप क्या है, तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, ये आपसे पूछ सकता है। टोटल फॉरेस्ट फायर्स कितने हुए थे पिछले साल, 771, जिसमें मैक्सिमम जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हुआ था। और सेकंड टाइगर रिजर्व बिहार का कैमूर में बनने जा रहा है, जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, जो बिहार की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, याद रखेंगे, ये अगर पूछ लेगा तो कोई भी वीटीआर मार के नहीं आ जाएगा। तो यहाँ बनने जा रहा है बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व। तो और यहाँ वीटीआर में हमने ये भी देखा था कि 2022 में जो हमारे टाइगर्स हैं उनकी संख्या बढ़ करके 54 हो गई है। तो ये किसने अप्रूव किया, तो ये एनटीसीए ने अप्रूव किया, एनटीसीए ही अप्रूव करता है कि कहाँ पे टाइगर रिजर्व बनेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इससे ज़्यादा आपको इकोनॉमिक सर्वे में कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कोई टेंशन मत लीजिए, आराम से इसको 2-3 बार सुनिए, साथ में पीडीएफ अपने साथ रखिए, इसका प्रिंट निकलवा लीजिए या जो भी करिए। बहुत कम चीज़ें इसमें लिखी हैं, और स्पेसिफिकली वो चीज़ें लिखी हैं जहाँ से आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इसको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।